अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये ब्लू चेक वाली शर्ट, पीपी की कॉस्ट में क्या क्या ऐड होता है, क्या क्या याद है उसमें से? एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है, और कुछ? प्रोफेशनल फीस। आप पीपी की कॉस्ट में क्या क्या ऐड होता है, कुछ जो भी याद है? परचेज प्राइस होती है, ठीक है, और रेट डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, और सेटलमेंट डिस्काउंट ऐड कर देते हैं? वो नहीं करते, ठीक है, शाबाश। वो एंड पे पर्पल शर्ट क्या क्या ऐड नहीं कर रहे होते, क्या क्या नहीं शामिल कर रहे होते कॉस्ट में? रिफंडेबल टैक्स, ठीक है, और कौन सी कॉस्ट? स्टोरेज कॉस्ट। ये तो कैफेट वाली बातें बता रहा है यार, इसमें कहाँ लिखी है स्टोरेज कॉस्ट? कैफेट नहीं, सॉरी, कॉस्ट। आप कॉस्ट पढ़ रहे हैं अभी? मतलब मुझसे ये जो अभी शक्ल देख रहे हैं आप, ये FR1 वाली शक्ल है। पीपी पूछ रहा हूं मैं, पीपी की कॉस्ट में क्या क्या शामिल नहीं होना? एक और बता दो कोई। ट्रेनिंग कॉस्ट, ठीक है। ट्रेनिंग कॉस्ट क्यों शामिल नहीं होनी? ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए नहीं है। एसेट है वर्किंग कंडीशन, ठीक है जी। वो सबसे एंड पे वो ग्रे टी शर्ट, हाँ जी, वही। हाँ जी, टैक्सेस ड्यूटीज ऐड करने हैं नहीं करने हैं? करने हैं, इजाज़त है आपकी, कर लें, सारे कर लें या कोई ख़ास? समझ नहीं आई, कुछ छोड़ दें। तो ये कैसे फैसला करेंगे कौन से छोड़ने हैं कौन से नहीं? इनकम टैक्स नहीं करना, ठीक है, शाबाश। और अच्छा, ज़्यादा हो गई बात। हाँ जी, टैक्सेस ड्यूटीज, हाँ ठीक है, ठीक है, शाबाश। क्यों ऐड नहीं करने रिफंडेबल वाले टैक्सेस? कर लें ऐड, खर्चा तो हो रहा है। हाँ जी, वो रिफंडेबल टैक्स हमें वापस मिल जाना तो अल्टीमेटली वो खर्चा ही नहीं होना। चलें, ठीक है जी। लेफ्ट कॉलम में थे और इसमें से मैंने आपको 2-3 वर्ड्स हैं अभी जो नहीं बताए हुए। रीलोकेशन कॉस्ट। रीलोकेशन कॉस्ट होती है, एक फैक्ट्री बनाई, प्लांट वहां इंस्टॉल कर लिया, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट प्लांट की कॉस्ट में ऐड होगी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ठीक है। फिर वहां से फैक्ट्री कोई जगह बदल ली, वहां से प्लांट उखाड़ा, फिर फैक्ट्री जो है कोई 70 किलोमीटर दूर एक और जगह अच्छी मिली, वहां लगा ली, तो पिछली फैक्ट्री से प्लांट उखाड़ा, दूसरी फैक्ट्री में ले गए और वहां जाके फिर इंस्टॉल किया, तो वो फिर ऐड हो जाएगी? नहीं, इसको कहते हैं रीलोकेशन कॉस्ट। कि जो एसेट ऑलरेडी हमारे पास वर्किंग कंडीशन में था, अगर हमारे ही पास से वो किसी और जगह जाके शिफ्ट कर रहे हैं उसको, तो फिर इस खर्चे को नहीं ऐड कर देना, क्योंकि वो तो पहले ही वर्किंग कंडीशन में था। इसको रीलोकेशन कॉस्ट कहते हैं। अच्छा, अगर ऐसा होता कि हम जहां से प्लांट खरीद रहे होते, वो कहता आ जाओ ले जाओ उठा के यहाँ से, हमने कहीं लगा हुआ प्लांट ही वहीं से खरीद लिया होता, किसी से खरीदा होता, अब वो कहता ठीक है ले जाए, खुद ही ले जाए उखाड़ के, तो फिर वहां से उखाड़ना, लेके आना और यहाँ लाके इंस्टॉल करना अब है, क्योंकि वो तो एसेट हमारा बनने ही अब लगा है, अब वो सारा खर्चा ऐड होगा। लेकिन रीलोकेशन, ये दूसरी वाली मिसाल रीलोकेशन कॉस्ट नहीं कहलाएगी। रीलोकेशन कॉस्ट का वर्ड ही तब है कि हमारा ही एसेट, हम ही एक जगह से उसको रीलोकेट कर रहे हैं, तो ये खर्चा नहीं होगा कॉस्ट में ऐड। और राइट साइड पे इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, नई फैक्ट्री बनाई, और मैनेजमेंट को अंदाजा है कि हम चूंकि नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो पहले साल शायद ही हम इसको मार्केट में अच्छा बेच पाएं, पहले साल शायद लॉसेस ही जाएं, तो इन लॉसेस को एक्सपेंस मानने की बजाय प्लांट की कॉस्ट में ही ऐड कर दें। क्यों? वो प्लांट का कसूर नहीं है कि अगर मार्केट में हम चीजें नहीं बेच पा रहे, तो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो टाइम लगेगा आस्ता आस्ता, तो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस को प्लांट की कॉस्ट में नहीं ऐड कर देते। जी जी, हाँ हाँ जी, मतलब वर्किंग कंडीशन में आ चुका, अब उसके बाद उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ऑपरेट करना शुरू कर दिया। ऑपरेट करना ही यही है कि हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारे बिजनेस को लॉसेस हो रहे हैं, तो ये नहीं करेंगे कि जब तक प्रॉफिट कमाना नहीं शुरू करेंगे तब तक सारा खर्चा प्लांट की कॉस्ट में जाता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। प्लांट वर्किंग कंडीशन में आ गया, बस आ गया।
उसके बाद है इंसिडेंटल आइटम्स, ये समझ लें ये क्या है। इनकम वाली टेस्टिंग पे खर्चा किया 3 मिलियन, और टेस्टिंग है क्या, क्या कर रहे हैं हम, टेस्ट करके क्या, कैसे टेस्ट कर रहे हैं, तो सैंपल बना के देख रहे होंगे। जो सैंपल बना लिए वो बिक जाएंगे 0.5 मिलियन के, तो इसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे, यानी हम कहेंगे कि टेस्टिंग कॉस्ट ही 2.5 है। बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्ट हो रही है और काफी सारा एरिया है हमारे पास, अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है। तो कंस्ट्रक्शन जब तक हो नहीं जाती तो हमने ये किया कि रमजान का महीना था तो समोसों की ना अंदर रेडी लगा ली, इर्द गिर्द से जो मजदूर छुट्टी करके निकलेंगे तो समोसे भी बेच लेंगे, तो जगह खाली है तो वो समोसे बेचने वाली इनकम बिल्डिंग की कॉस्ट में से लेस कर लें। अभी बिल्डिंग ही बन रही है, खाली जगह थी, चलो बेच लिए समोसे, तो बिल्डिंग से लेस कर दें, हैं कर दें क्यों कर दें? लेकिन क्या ये समोसे बेचना बिल्डिंग बनाने के लिए जरूरी है? नहीं, बस एक मौका मिला था, कमा लिया, तो ये तो हमारी बस ऐसी अदर इनकम है, मौका मिला कमा लिया। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का हिस्सा नहीं है समोसे बेचना। इसी की और मिसाल, अभी बहुत सारी जगह खाली है, 7 वाली फैक्ट्रीज को हमने पार्किंग की फैसिलिटी देनी शुरू कर दी और उससे उनसे पैसे भी लेने शुरू कर दिए। तो वो जो पार्किंग से हम इनकम कमा रहे हैं, ये अभी मौका मिला कमा ली, बिल्डिंग बनाने का ये जरूरी हिस्सा है कोई? ये होती है इंसिडेंटल इनकम्स। तो इनको इनकम ही बनाएंगे, एसेट में से लेस नहीं करेंगे। फिर इसको क्यों नहीं इनकम बनाया, इसको क्यों लेस कर दिया? ये तो टेस्टिंग का हिस्सा है, ये तो टेस्टिंग है ही असल में, ये कि सैंपल बना के देखना, तो ये तो उसका हिस्सा था, इसलिए ये लेस करना जरूरी है। वैसे मौका मिलके कोई इनकम कमा रहे हैं वो नहीं लेस होगी। पूछ रहे थे कुछ पूछने लगे थे आप? क्या कि आगे काम हो रहा है, एहतियात से कुछ नहीं, ये चीजें कह रहे हैं। मतलब हमने वो खाली जगह थी तो लोगों को एडवर्टाइजमेंट के लिए जगह दे दी, ये कह रहे हो ना? ये भी मौका मिल रहा है इनकम कमा रहे हैं, हम अपने ही काम की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। नहीं, ये तो कल कहा था ना, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट तो नहीं आएगी, वो तो नहीं ऐड होगी, वो बिल्डिंग बनाने का खर्चा नहीं है, वो बाद में बिजनेस चलाने के लिए हम कर रहे हैं, तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं ऐड होगी जी। टेक्निकल इशू उसमें तो लोकेशन वो प्लांट प्रैक्टिकली वहां पे चला था, एनी इशू के वहां पानी नहीं आ रहा, तो अगर हम इन दैट वे तब अगर हम उसको रिलोकेट कर रहे हैं तो वर्कबल कंडीशन के अंदर लाने के लिए उस लोकेशन से तब ये। अच्छा, ये सवाल मैं दोहराता हूँ, उससे पहले ना एक पॉइंट और बता दूं। एबनॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट से मुराद ये है कि वो खर्चा जो हम प्लांट खरीद के ला रहे थे, उसको इंस्टॉल करना था, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, या गाड़ी खरीदनी है, जो भी पीपीई हम खरीद के वर्किंग कंडीशन में ला रहे हैं, हर काम करने का एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। जैसे अगर गाड़ी इस्तेमाल में लानी है तो गाड़ी को खरीदना होगा, जहाँ से खरीदा है, अगर यहीं लाहौर के शोरूम से ही खरीद लिया तो चलो यहाँ से खरीद लिया, लेकिन अगर कराची से खरीदा है तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ भी करानी पड़ेगी, फिर उसकी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। इसी तरह से बिल्डिंग अगर बनानी है तो उसके लिए सामान खरीदना पड़ेगा, ठेकेदार हायर करना पड़ेगा, नक्शा बनाना पड़ेगा, ये सारा साल 2 साल के जो काम चलेगा उसको सुपरविजन करनी पड़ी होगी, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। सीमेंट इस्तेमाल होगा, सीमेंट की बोरियां खुलेंगी, थोड़ा सीमेंट साइड पे गिरेगा, 100 बोरियों वाला काम 110 बोरियों में हो रहा होगा, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो इस नॉर्मल प्रोसीजर का हिस्सा नहीं है, बिला वजह एक्स्ट्रा हो गए, बिला वजह तो खैर नहीं, लेकिन इसका नॉर्मल प्रोसीजर का हिस्सा नहीं थे। जैसे सीमेंट की बोरियां खरीदी और सीमेंट की बोरियां खरीद के तो उनको बाहर खुले में ही रख दिया हुआ, अब बारिश हुई और वो 200 की 200 बोरियां गई, अब वो और ख़रीदनी पड़ी, तो ये 200 बोरियां जो एक्स्ट्रा ख़रीदनी पड़ रही हैं, ये एबनॉर्मल कॉस्ट है, ये हमारी नाअहली थी कि हमने खुले में क्यों रखा था उसको। इसी तरह ईंटें स्टोर थी, प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन चल रही थी बिल्डिंग की, मजदूरों में लड़ाई हो गई, ईंटें मारने शुरू कर दी एक दूसरे को, अब वो ईंटें भी टूट गई, बंदे भी टूट गए, अब वो ये सारा जो खर्चा हुआ पुलिस केस बन गया, ये सारा मामला ये बिल्डिंग बनाने के लिए जरूरी है सारा? नहीं, ये एबनॉर्मल कॉस्ट है। इसी तरह से कोई सैलाब आ गया, उससे बोरियां खराब हो गई, तो 3 निशानियों के तौर पे बता रहा हूं, या तो वो खर्चा हमारी किसी नाअहली की वजह से एक्स्ट्रा हुआ, या वैसे किसी डिजास्टर की वजह से, या कोई चोरी डकैती की वजह से, ये होती हैं एबनॉर्मल कॉस्ट। ये एक्सपेंस तो बनेंगे, बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड नहीं होगी। ये राइट पे जो एबनॉर्मल कॉस्ट लिखा हुआ है, और ये मैंने ब्रैकेट में शायद निशानियां भी लिखी हुई हैं, हाँ जी बिल्कुल।
अच्छा, अब वो जो एक स्टूडेंट ने सवाल किया था, सवाल ये किया था कि प्लांट इंस्टॉल कर रहे थे, उसके लिए खुदाई वगैरह होनी थी, और जब प्लांट की लिए जगह की खुदाई की तो वहां अंदाजा हुआ कि यहाँ पर ज़मीन ठीक नहीं है, कि ये प्लांट की जो वर्किंग कंडीशन है वो सही नहीं हो सकेगी, उसको वहां से शिफ्ट करना चाहिए। और ख़ास तौर पे ये मामला हो जाता है, ये जो मोबाइल कंपनीज है ना, इनके टावर्स लगते हैं, तो ये मामला वहां हो जाता है कि पहले साइट को विजिट किया, पूरी डिटेल हो गई, फिर वो टावर भी लगाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ टेक्निकल मसाइल जो पहले नहीं अंदाजा हो रहे थे तो उसकी जगह को बदलना पड़ा। तो ये मामला अगर हो गया तो अब जो बदलना पड़ रहा है, वैसे तो ये ज़्यादा एडवांस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एडवांस से मुराद ये है, इस तरह की कहानियां सवाल में मेंशन करना मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि इस तरह से अगर मसला आया था कि प्लांट इंस्टॉल कर रहे थे, कर चुके थे, और अंदाजा हुआ कि ये यहाँ पर सही ऑपरेट नहीं कर सकेगा, कोई मौसम की वजह से, कोई एंगल की वजह से, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सारी वेव्स चल रही हैं उनकी वजह से, इसलिए इसको उखाड़ के नई जगह शिफ्ट किया। क्या ये रिलोकेशन कॉस्ट है? हाँ जी, ये है रिलोकेशन कॉस्ट। ये सब टेस्टिंग में कवर हो जाएगा, क्योंकि टेस्टिंग यही तो करके देखनी है हमने। तो टेस्टिंग के नतीजे में अगर इस तरह जगह बदलनी पड़ रही है, और ये भी बात कि अगर ये पहले वाली जो जगह थी ये हमारी किसी नाअहली की वजह से थी, देखे ना, एक बिल्डिंग बनाने के लिए उसका नक्शा बनवाना था, अब नक्शा बनवाने का सोचा कि यार ये आर्किटेक्ट ना पैसे बड़े ले लेगा, मेरे बच्चे की ड्राइंग बड़ी अच्छी है, उसको कहा कि बेटा एक अच्छी सी बिल्डिंग तो बना दो, उसने बिल्डिंग की ड्राइंग बना दी, अब उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, अभी लंडर ही डला था, गिर गए, तो अब उसके बाद जो चेंजेस करनी पड़ी, नया नक्शा बनवाना पड़ा, तो ये एबनॉर्मल है, ये हमारी नेग्लिजेंस की वजह से। तो इसलिए अगर हमें प्लांट इंस्टॉल करते अंदाजा हो जाए कि सही नहीं थी जगह और उसको चेंज करें, तो ये सब टेस्टिंग में कवर्ड है, अनलेस कि इसमें कुछ एबनॉर्मल ना हुआ हो। ठीक है, आंसर्ड। लास्ट चीज, ये ब्लैक शर्ट, ये ग्लासेस वाले क्या है? नहीं, मैंने नहीं कहा ग्लासेस उतार दो। कौन सी है लास्ट चीज जो मैं कह रहा हूं रहेगी? लास्ट चीज इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट समझ लें, ये एक अच्छी एग्जामिनेबल चीज है। एक कंपनी है, एबीसी नाम है उसका, इस कंपनी के मुख्तलिफ डिवीजन हैं, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज हैं कह लें। इनका एक डिवीजन था, फैक्ट्री डिवीजन मतलब किसी फैक्ट्री होगी कहीं, डिवीजन ए, यहां पर एक नया प्लांट इंस्टॉल हो रहा था, और उस प्लांट में काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब पार्ट्स लगने थे। वो जो पार्ट्स यहां इस्तेमाल होने थे वो इसी कंपनी के डिवीजन एक्स ने कभी किसी दौर में खरीदे हुए थे, और वो इनके पास स्टोर में पड़े हुए थे। जो पार्ट्स यहां लगने थे वो इन लोगों ने कहा जी हमसे ले लो, बाहर से जो खरीदने हमसे खरीद लो। इन्होंने वो कभी 3 मिलियन के खरीदे हुए थे, और इस डिवीजन ने जब इस डिवीजन को बेचे तो वो 4 मिलियन के बेचे, और बाकायदा उनसे पैसे भी लिए। तो इस प्लांट की कॉस्ट में ये जो पार्ट्स शामिल हो रहे हैं 3 मिलियन या 4 मिलियन। डिवीजन ए में प्लांट बन रहा है, उसकी लिस्ट में कॉस्ट निकालते हुए पार्ट्स 3 मिलियन लेंगे कि 4 मिलियन लेंगे? 4। डिवीजन ए को बाकायदा पैसे देने पड़े हैं 4। तो इनको तो 4 ही पड़ा है। ये IS 16 कंपनी ने लगाना है, डिवीजन ने नहीं लगाना। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी कॉस्ट है? 3 मिलियन। 3 मिलियन कंपनी को तो 3 ही कॉस्ट पड़ी है ना। ये तो ऐसा ही है कि इसी कंपनी के एक डिवीजन ने दूसरे डिवीजन को बेचते हुए कुछ कमा लिया, खुश हो गए, नन्ही मुन्नी खुशी। आप ये इनके आपस की मसाइल हैं। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से इनको कुछ बेचना, ये क्या कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सेल है? नहीं। तो कंपनी की नजर से इस 1 मिलियन की कोई हैसियत नहीं है। इसको कहते हैं इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट। अब इसकी सवाल में टेस्टिंग हो सकता है आपको ऐसे ही लिस्ट में 4 मिलियन दिया हो और बताया हो कि इसके अंदर 1 मिलियन ये इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट शामिल है, तो फिर क्या करें? माइनस करते हैं वहां से। ये होता है इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट। चलें जी, क्वेश्चंस पे आइए। बस ये लिस्ट याद रखनी है आपने। क्वेश्चन पे आए। ये जो क्वेश्चंस के आपके पास नोट्स हैं उनमें आइए। ऑनलाइन के लिए मैंने आपके कोर्स में रखे हुए हैं चैप्टर 7 कह के, IS 16 के।
क्या जी मिक्स हो गए क्यों? 1 million की एक्सपेंड क्यों कहाँ? वो हम इन्वेंट्री पढ़ रहे थे, ये पीपी है तो खैर वो भी एसेट ही ना, तो कॉन्सेप्ट तो मिलता जुलता ही है कि वो भी खरीद के ला रहे हैं, ये भी खरीद के ला रहे हैं, तो इसलिए कुछ मिलती जुलती चीज़ें लग रही हैं जी। ये तो कंस्ट्रक्शन का हिस्से है ये। अच्छा सवाल ये पूछा है कि ये जो वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है और वहाँ पर इस तरह के स्टेप्स लेना के बोर्ड्स लगाए हुए हैं, बाकायदा जो वर्कर्स हैं उनको खास यूनिफॉर्म दिया गया है, हेलमेट दिए गए हैं सेफ्टी के लिए, तो ये QHSE एक ज़रूरी चीज़ होती है, ये पूरे कंस्ट्रक्शन का एक हिस्सा है, तो ये सारा खर्चा कंस्ट्रक्शन में आएगा, बिल्कुल ज़रूरी है ये जी। डिपार्टमेंट के अंदर ही वो पार्ट से और दूसरी डिवीजन को दे रहे हैं, हाँ मतलब खुद ही बनाए, खुद ही बनाए, आपस में एक दे रहे हैं, 3 मिलियन कॉस्ट थी, 4 मिलियन उसको दे रहे हैं, उसको किस तरह अकाउंट फॉर करेंगे कॉस्ट आपस में अगर ट्रांजैक्शन करनी है कंपनी के अंदर। नहीं आप ये पूछ रहे हैं कि हम प्लांट की कॉस्ट में 4 मिलियन क्यों नहीं ले रहे हैं, या पूछ रहे हैं कि अच्छा चलो ठीक है नहीं ले रहे, लेकिन है क्यों ले रहे हैं कि जब नहीं ले रहे ना, 3 मिलियन ले रहे हैं, ये तो कहा है अंदर ही बनाए, ठीक है, इन्होंने थोड़े बहुत खरीद के बाकी खुद ही कर लिए, बना लिए, ठीक है, अंदर ही बना दिए, और उनको मतलब एक कंपनी है और उनको डिवीजन दूसरी डिवीजन को वो दे रहे हाँ। हैं 4 मिलियन, तो आप वो कॉस्ट क्यों चार्ज कर रहे हैं, मतलब अगर वो अंदर ही खुद ही नहीं आप कह रहे हैं कि ये इनसे 4 मिलियन ले ही क्यों रहे हैं, ये पूछा आपने कि जब कंपनी ही एक है तो ये एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को क्यों चार्ज कर रहा है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चीज़ तो नहीं है, ये आप ना बल्कि BFD से भी निकल गया, ये जो डिवीजन होते हैं ना, डिवीजन मुख्तलिफ बिजनेस के हिस्से, इनके इंटरनल टारगेट्स हैं, इनको कहा है कि तुमने ये कमा के देना है, वो दूसरे को ये कमा के देना है, तो ये अपने हिसाब के जिम्मेदार होते हैं। जो इस डिवीजन का मैनेजर होगा वो टॉप मैनेजमेंट को अपने हिस्से का जवाब दे रहा होगा कि यहां पर जो आपने रिसोर्सेज दिए थे उनका हमने क्या किया। जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर पंजाब से सिंध को बिजली जाएगी तो पंजाब की गवर्नमेंट तो रोला डालेगी ना जी, हम बिजली दे रहे हैं तो हमें पैसे दें उसके, लेकिन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं, लेकिन बिटवीन प्रोविंसेस ये क्रिटिकल मैटर है, तो इनके इंटरनल मसाइल के लिए ये मेमलत होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं हो रहे होते, वो उनकी इंटरनल अकाउंटिंग के अंदर हो रहे होते हैं, हम तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं जी। 1 million का एक्सपेंस नहीं इस 1 मिलियन की वो अकाउंटिंग क्या करेगा, ये इंटरनल अकाउंटिंग नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है, ये इंटरनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मैटर नहीं है कि वो इस 1 मिलियन की क्या एंट्री करेगा। 1 million जो ओवरऑल देखते हैं 1 million मैं बता रहा हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई एंट्री नहीं है 1 मिलियन की। कोई भी एंट्री नहीं होगा कि 1 million क्या, हालांकि डिवीजन ए के पास से डिवीजन एक्स पास जा तो रहे ना 1 million, उनके पास से तो 1 million कम हुआ है। ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, ये चीजें रिकॉर्ड करने का वाहिद जरिया नहीं होता, रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ तो खैर नहीं, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन में शायद कभी इत्तेफाक हुआ हो आपको कि जब आप वहाँ गेट से एंटर होंगे ना तो जो वहाँ बैठा हुआ गार्ड है वो रजिस्टर में बाकायदा एंट्री कर रहा होगा, है आई कैप, तो उस रजिस्टर को अगर देखें तो वो डेबिट क्रेडिट कर रहे होते हैं बैठ के, नहीं तो फिर वो कहते हैं एंट्री करनी है, वो तो कहीं जी यहाँ भी एंट्री की है रजिस्टर में कि नहीं की है, तो वो बंदा डेबिट से ना तो नहीं कर रहे होते, तो फिर वो क्या एंट्री कर रहे होते हैं, वो रिकॉर्ड रख रहे होते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अलावा और भी हैं रिकॉर्ड्स के तरीके, हम तो बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ना, तो ये इनके इंटरनली जो भी काम हो रहा होगा उसके रिकॉर्ड रखे जा रहे होंगे, कोई कागज बन रहा होगा इंटरनली, आपस में वो कागज ट्रांसफर हो रहे होंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं हो रही होगी। क्वेश्चन 1 जी है, मैंने शक्ल वो देख रहा हूँ, मैंने कहा आवाज अजीब सी लग रही है। हाँ लेबर वगैरह जो मजदूर होते हैं इनको अगर हम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं खाना पीना तो वो इंटरटेनमेंट पे डिपेंड करता है कि वो तब आगे देखें, अब वो हम जो उनसे सर्विसेज ले रहे हैं उनके पैसे एग्री हो रहे हैं, उनको हो सकता है सिर्फ तनख्वाह का ही हो सकता है खाना पीना सब नॉर्म्स का हिस्सा होता हो, ये सारे खर्चे कंस्ट्रक्शन के नॉर्म्स का हिस्सा होता है, ये सारा कुछ कॉस्ट में ऐड हो रहा होता है जी जी। हाँ तो प्लांट की कॉस्ट में लिया है ना 3 मिलियन, कंपनी को तो 3 मिलियन ही कॉस्ट किया है ना, तो प्लांट में किया है ना 3 मिलियन ऐड कर तो रहे हैं ऐड। हाँ जी ये 1 मिलियन कंपनी के लिए कुछ है ही नहीं चीज, नहीं अच्छा देखें मेरी बात सुने, ये जो
ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये रिकॉर्डिंग का दुनिया में वाहिद तरीका नहीं है। रिकॉर्ड का मतलब है कुछ भी अपने पास लिखना। जितने ज्यादा इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होंगे उतना ज्यादा हर मामले की लिखत पढ़त हो रही होगी, हर चीज का रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखा जा रहा होगा। जब फैक्ट्री में सामान आ रहा होता है, फैक्ट्री से सामान जा रहा होता है, तो बाकायदा गेट पासेस बन रहे होते हैं। ये जो चौकीदार खड़ा होता है गेट पे, इसने एक पूरे रजिस्टर रखा होता है, एक बुक होती है, वहां के कागजों के नंबर लगे होते हैं। ये चीजें आपको आइडिया होंगी जब आप जाएंगे आर्टिकल में। तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इंटरनल कंट्रोल के लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। इस 1 मिलियन की आप टेंशन ना लें, ये डिवीजन वाले इनसे पैसे भी ले लेंगे, इस 1 मिलियन के कागज भी बना लेंगे, और टॉप मैनेजमेंट से छुपी भी नहीं रहेगी बात। कोई फ्रॉड नहीं होगा अंदर खाते, सारा रिकॉर्ड इसका मौजूद होगा। लेकिन उस रिकॉर्ड को फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं कह रहे हैं। हम अभी कौन सा पेपर पढ़ रहे हैं? हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना पढ़ रहे होते तो ठीक है, इसकी भी हम कोई तरीका देख लेते कि इसको कैसे लिखना कैसे है, वो कागज कैसे बनना है। वो इंटरनल कंट्रोल्स का मसला है। इस 1 मिलियन की फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई हैसियत नहीं है, तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मिलियन इस कंपनी को खर्चा पड़ा है ना, तो प्लांट की कॉस्ट में 3 मिलियन आ रहा है। हाँ जी, सवाल क्वेश्चन 1 लो, क्वेश्चन में भी 1 आ गया। पहला क्वेश्चन जी, इसके बारे में नहीं पूछना। उन्होंने प्लांट नहीं रिकॉर्ड किया होगा, उन्होंने तो प्लांट नहीं रिकॉर्ड कर लिया होगा, ये इन्होंने स्टोर्स एंड स्पेयर्स के नाम से रखे हुए होंगे। अब जब स्टोर से निकाल के इनको दे रहे होंगे तो प्लांट डेबिट और स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्रेडिट हो जाएगा। पहले इन्होंने प्लांट में नहीं डाल लिया होगा। ये जो क्वेश्चंस हैं जो आपने लिए हैं कॉपियर से, इनमें से पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हाँ जी, पढ़ लेंगे तो मैं करूँ डिस्कस। अच्छा, चूंकि अब एग्जाम लेवल के क्वेश्चन अभी ही शुरू कर रहे हैं, तो एक नसीहत उसके हवाले से, आपने पहले एफएससी में, मैट्रिक में ये चीज़ें तो नहीं पढ़ी, ये चीज़ें नई हैं आपके लिए। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का एक बहुत ही शदीद किस्म का हवा बना के रखेंगे, एक बहुत खौफ तारी करके रखेंगे अपने ऊपर, तो वो खौफ रहेगा। आपने शायद कभी इस बात को ऑब्जर्व किया हो, शायद, कि अगर आपका कोई दोस्त इंग्लिश बोलने में फ्लुएंट है, होते हैं क्लास फेलोज, कोई फैमिली में लोग हो सकते हैं, और अगर आपने ये फंक्शनल इंग्लिश पास की है, अगर ये ग्रामर वगैरह आती है, तो आप उन तेज़ी से बोलने वालों की अगर इंग्लिश की गलतियाँ निकालने बैठेंगे तो आपको बहुत गलतियाँ नजर आएंगी। होगा ऐसा। वो फिर भी फ्लुएंटली क्यों बोल पा रहे हैं? कैसे बना कॉन्फिडेंस है? अगर वो पहले ही ये सोचते रह जाते कि मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, मेरे तो गलतियां इतनी हैं, मैंने कभी जिंदगी में इंग्लिश बोली नहीं है,
मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं बोल सकूंगा, वो सारी जिंदगी नहीं बोल सकेंगे। अच्छा, ऐसा भी होगा कि फ्लुएंट होने से आहिस्ता आहिस्ता उनकी वो गलतियां ठीक हो जाएंगी, गलतियां हो जाएंगी ठीक। साइकिल की चेन उतरी कभी, तो उसे चेन वापस चढ़ाने के लिए क्या करते हैं? साइकिल वाले के पास है, खुद नहीं कभी चढ़ाई चेन। चले और कोई गरीब का बाल जिसने खुद चढ़ाई हो? हाँ जी, खुद ही चढ़ाते हैं यार चेन। उसको किसी एक पॉइंट पे लिंक कर दें बस, उसके बाद पैडल घुमा दें हाथ से पकड़ के, हैं स्टैंड पे खड़ा कराना भूलना, उस पैडल चला दे उसके बाद। अब वो जो एक पॉइंट पे फंसाया था और उसको शुरू कर दिया था, उसके बाद सब चलते चलते खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो आप अगर ये इंतजार करते रहेंगे कि आप में कहीं किसी दिन अचानक कोई ऐसा स्किल आ जाएगा कि आपको अंग्रेजी देखते ही एक एक वर्ड खुद बताएगा, सर मेरा ये मतलब है, मैं असल में ये मीनिंग रखता हूं, और आपको कोई मुश्किल नहीं होगी कभी पढ़ने में, तो ऐसा दिन तो बेटा कभी नहीं आएगा। आप अगर डरते रह जाएंगे कि इंग्लिश में लिखा हुआ सवाल है, सर ऐसा करें आप ना हमें एक एक वर्ड पढ़ के बताएं, और जब तक आप हमें पढ़ के नहीं बताएंगे हम तो इंग्लिश पढ़ ही नहीं सकेंगे, जिंदगी भर नहीं पढ़ सकेंगे, जिंदगी भर नहीं पढ़ सकेंगे। कभी कोई आप में से, बेशक आप अपेरेंटली छोटे शहर के हो, इंग्लिश स्कूल में पढ़ा है कोई? ये सब उर्दू वाले? अच्छा, इंग्लिश स्कूल में पढ़े हैं। मैं उर्दू स्कूल का पढ़ा हूँ, मतलब ये कोई ऐसी मायूसी वाली बात नहीं है कि हम तो उर्दू स्कूल के पढ़े हैं, उर्दू ज़बान है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, इसमें कौन सी बात है। अच्छा, जो इंग्लिश स्कूल हैं, या चले अंग्रेजों के बच्चे छोटे छोटे से इंग्लिश बोल रहे होते हैं, तो उनको किसने सिखा दी है? उनके पास ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन रखेंगे तो वो सीख नहीं पाएंगे, फरार का रास्ता रखेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। वो अगर पहले ये सोचते हैं कि अच्छा पहले कोई ट्यूटर होगा, पहले में सारे वो रूल्स बता देगा, फिर हम बोलना के काबिल होंगे, वो कभी नहीं बोलने के काबिल होंगे। तो आप ये जो सवाल पढ़ने हैं ना, ये आप ही पढ़ा करेंगे। ये इतनी लंबी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि आप में से कुछ 2, 4, 5 दिन बाद किसी एक बच्चे ने ये बोल ही पढ़ना है, सर इंग्लिश नहीं पढ़ी जा रही, सर आप इंग्लिश पढ़ के हमें सुना दें। अगर आप यही इंतजार करेंगे कि सर इंग्लिश पढ़ के सुनाएंगे तो आप इंग्लिश पढ़ने वाले बनेंगे, पेपर में कहां सर को आप ढूंढ रहे होंगे? 3 घंटे में कहां पर आपको सर मौजूद नजर आएंगे? सर इंग्लिश पढ़ के दिखाएंगे तो फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे। जो हो गया सो हो गया। अगर हम इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं बोल सकते तो कोई मसले वाली बात नहीं है, इसमें क्या मुश्किल, इसमें कौन सी ऐसी बात है कि हमसे इंग्लिश नहीं पढ़ी जाती? शुरू तो करना है ना, तो वो शुरू अब ही करना है। हाँ, एक बार आपने सवाल पढ़ लिया और आपको कोई वर्ड नहीं समझ आया तो बेटे बताऊंगा ना, नहीं समझ आ रहा मुझसे पूछें, लेकिन शुरू आप खुद ही करेंगे। जब आप खुद पढ़ने की हिम्मत शुरू कर देंगे तो आप खुद फर्क देखना शुरू कर देंगे कुछ अर्से के बाद। लेकिन अगर आप हमेशा इसी की उम्मीद रखेंगे कि सर आएंगे हाथ पकड़ के साथ चलेंगे, तो फिर आप माजूर हो जाएंगे, आप हमेशा मोहताज रह जाएंगे। तो इसलिए इस चीज को लेके परेशान नहीं हो, घबराना नहीं आपने। सवाल आपने पढ़ने हैं। एक बार हम सवाल पढ़ा करेंगे, आप सारा सवाल पढ़ा करेंगे, फिर मैं सवाल की पहले एक समरी बताया करूंगा। तकरीबन हर सवाल में मैं ऐसे ही करूंगा, सवाल की पहले समरी बताया करूंगा, फिर बीच में अगर किसी ने कोई पॉइंट पूछना हो तो वो उस वक्त पूछ लिया करेगा। लेकिन जब हम सवाल सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सॉल्व करते हुए तो मैं हर एक पॉइंट को अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ, फिर मैं उस पॉइंट को दोबारा समझाऊंगा, और मुझे जो लगेगा कि इस वर्ड का ये मतलब बच्चों को हो सकता ना लगता हो, मैं इवन के वो वर्ड भी पढ़ के बता दिया करूंगा। ये भी करूंगा, लेकिन स्टार्ट मैं नहीं करूंगा। स्टार्ट आपने खुद पढ़ना है। और अगर आप इंतजार करते रहेंगे कि सर ही पढ़ना शुरू करेंगे तो हम शुरू करेंगे, तो फिर आपको नुकसान होगा बहुत। ठीक है, एग्रीड? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये सवाल पढ़ लिया है। सवाल का एक अच्छा तरीका सवाल सॉल्व करने का, प्लान करने का, वैसे मैं हर सवाल में ना साथ साथ गाइड किया करूंगा कि इसमें ऐसा क्यों करना है। अभी जनरल बात यह है कि जब भी सवाल पढ़ें, पहली दफा में बेटा याद तो नहीं हो जाएगा। आप अगली लाइन पढ़ रहे हो, चौथी लाइन पे आएंगे पहली भूल जाएंगे। एक बार सवाल पूरा रीड करें, उसके बाद रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह पढ़ें और उस पर गौर करें। आपको यहां लाहौर शहर के अंदर ये गलियां, रास्ते, रोड्स, ये सारे रास्ते हैं। गूगल मैप खोल लें, रास्ते ही रास्ते हैं। कौन से रास्ते पे जाना है हमें, कैसे फैसला करेंगे? हैं? नहीं हैं? जहां जाना है पहले पता तो चले जाना किधर है। हमने जहां पहुंचना होगा उसके हिसाब से रास्ता ढूंढेंगे। तो हमने कहां पहुंचना होता है सवाल में? रिक्वायर्ड तक। तो एक दफा सवाल पूरा पढ़ें, याद करने की नियत से नहीं पढ़ें, रिक्वायर्ड पढ़ें, उस पर गौर करें और प्लान करें कि मुझे इसके लिए क्या क्या चाहिए। अब जो ये सोच के निकलेंगे ना क्या क्या चाहिए, अब आपको सवाल में मिलना शुरू हो जाएगा। ये सवाल पढ़ने का, सवाल करने का जनरल असूल है। तो हमें पहुंचना कहां है सवाल में? कॉस्ट चाहिए और ईयर पहला ही जो है उसकी डेप्रिसिएशन चाहिए। तो चूंकि हम पहली दफा आप नहीं पढ़ रहे, तो मैं बेशक अभी डेप्रिसिएशन नहीं भी पढ़ाई, लेकिन ये आप अभी कैलकुलेट कर ही लेंगे। आल्दो मैं पढ़ाऊंगा सारा ही, लेकिन
डेप्रिसिएशन पता ही है ना, तो हम कैलकुलेट चलें वो भी कर लेंगे। कॉस्ट से शुरू करते हैं। अब हमें सवाल के अंदर ये पता चल गया कि कॉस्ट निकालनी है, तो फिर सवाल देख के आइडिया हो रहा है कि एक लंबी लिस्ट दी हुई है, तो कॉस्ट बनाने के लिए फिर देखना होगा कि इसमें से किसको शामिल करना है किसको नहीं करना है, ये करना है सवाल के अंदर। चले कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ प्लांट, रुपीज इन थाउजेंड्स, रुपीज इन मिलियन, सब चलते हैं। आप देख लिया करें सवाल में क्या है, रुपीज इन मिलियन है, रुपीज इन मिलियन कर लें। लेकिन अगर आप पूरी पूरी फिगर लिखना चाहें तो लिख लें, कोई मसले वाली बात नहीं, पूरी फिगर लिख लें, 6-6, 7-7 डिजिट हैं, लिख लें। मिलियन में रहना, मिलियन में रहना। सबसे पहली चीज, हाँ शाबाश, यहां पर अक्सर बच्चे मिस कर जाएंगे पहले पैराग्राफ को, और वो शुरू ही पॉइंट 1 से करेंगे। पहला पैराग्राफ सलाम दुआ के लिए नहीं होता सिर्फ, उसमें भी काम की बातें हो सकती हैं। तो पहले ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि 250 मिलियन का हमने प्लांट खरीदा है, तो ये तो बात शुरू ही यहां से होनी है। आगे अब ये शुरू हो गए हैं खर्चे। एलसी ओपनिंग चार्जेस, एलसी कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट को, और जब भी कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्वॉल्व होती है ना, तो ये जरूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है, ये बैंक्स में होता है, जरूरी होता है, तो ये एक जरूरी खर्चा है, तो ऐड कर लेंगे। एलसी चार्जेस कितने हैं जी? 1 मिलियन। इंपोर्ट ड्यूटी बताया नहीं कि रिफंडेबल है कि नॉन रिफंडेबल है, तो नॉन रिफंडेबल है बाय डिफॉल्ट, ये ऐड हो जाएंगे। कितने हैं? 25। आगे सेल्स टैक्स है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपको वर्ड रिफंडेबल मिले, सर ने कहा था रिफंडेबल, रिकवरेबल, एडजस्टेबल एक ही बात है, तो इसको हम शामिल नहीं करेंगे। क्लियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, क्लियरिंग कहते हैं कि जब ये इंपोर्ट इन्वॉल्व होती है तो उसमें सरकारी डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं बहुत सारे, उसका फलाना फॉर्म वहां जमा कराना है, फलाना फॉर्म वहां जमा कराना है। अगर कभी किसी ने किसी सरकारी काम में फंस के देखा, कनेक्शन लगवाना है, वहां जाना जी, वहां जाना है, फिर फलाना कागज वहां जमा कराएं, फिर फलाना कागज वहां जमा कराएं, यहां तक के चलान भी छुड़वाने के लिए है, पासपोर्ट बनवाने के लिए। अब ये सारे काम खचखच से बचने के लिए कुछ लोग एजेंट हायर कर लेते हैं, वो खुद ही सारी जगह पर काम करवा देता है, सर्विस दे देता है, ये क्लियरिंग एजेंट होता है। तो क्लियरिंग चार्जेस है, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल जरूरी है। कितने? 5 मिलियन। आगे अब ये खर्चे हैं जो साइट प्रिपरेशन में खर्च हुए हैं, तो साइट प्रिपरेशन ऐड करेंगे। बहरहाल उसकी डिटेल देख लेते हैं। साइट प्रिपरेशन के लिए हमने जो इंजीनियर्स बुलाए थे, कंसल्टेंट्स बुलाए थे, एक तो उनके पैसे हैं, ठीक है, फिर कुछ और सिविल ये जो सब सीमेंट बजरी मट्टी का काम है, सीमेंट का ये सिविल काम है, इलेक्ट्रिकल तारों का काम है, तो जो भी इसमें खुदाई तारें ये भी जरूरी है सारा, ये भी हो जाएगा। अगला मसला, द अबव इंक्लूड्स, हमारे मिस हैंडलिंग से एक्स्ट्रा खर्चा हो गया था, तो ऐसा करते हैं फिर कि हम 2 और 3 ले लेते हैं, बस पॉइंट 8 को इग्नोर कर दें। नहीं, अगर लिस्ट होती ना बस तीनों की अलग अलग, फिर इग्नोर करते हैं, लेकिन कहा है कि इसमें इंक्लूड है तो फिर निकालेंगे। साइट प्रिपरेशन में इस 2 और 3 में ये शामिल है, इसलिए निकाल देंगे 4.2। आदि यहां तक। प्लांट वॉज रिसीव्ड एट साइट ऑन 1 Feb। प्लांट साइट पे जब पहुंचा है तो 1 Feb थी। फिर इंस्टॉल करने में और टेस्ट रन मतलब टेस्टिंग, टेस्ट रन, ट्रायल रन, टेस्टिंग एक ही बात है। टेस्ट रन, ट्रायल रन, टेस्टिंग एक ही बात है। और ये आपको ज़बानी याद हो गया ना, है ना, ज़बानी बस लिखा करें इस तरह की बातें। ट्रायल रन, टेस्ट रन, टेस्टिंग एक ही बात है। ट्रायल रन, टेस्ट रन, टेस्टिंग एक ही बात है। ट्रायल प्रोडक्शन भी वर्ड यूज हो सकता है इसके लिए, ट्रायल प्रोडक्शन, वो जो सैंपल बनाते हैं ना उसके लिए ट्रायल प्रोडक्शन का वर्ड भी यूज हो सकता है। तो 1 Feb से
इंस्टॉलेशन में 3 महीने लगे, फेब, मार्च और अप्रैल, और इस काम पे लगे 6 मिलियन। फिर इस टेस्टिंग से जो सैंपल बने, टेस्ट प्रोडक्शन मतलब सैंपल, उसको हम 1.2 का बेच देंगे, तो फिर इफेक्टिवली हमें कॉस्ट 6 नहीं पड़ी, 4.8 पड़ी। छः में से 1.2 निकाल देते हैं, 1.2, हाँ 4.8। फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने लगे, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग पूरी हो गई। यहां तक पहुंचे? पॉइंट 4, कमर्शियल प्रोडक्शन। कमर्शियल प्रोडक्शन कहते हैं कि हम ये प्लांट जो खरीद के लाए हैं और इसको बना रहे हैं, करना क्या है इसे? गुड्स प्रोड्यूस करके क्या करनी है? बेचनी है। ये कमर्शियल एक्टिविटी है। तो प्लांट वर्किंग कंडीशन में आ गया, बस अब उससे गुड्स बनाएंगे बेचेंगे, बनाएंगे बेचेंगे, इसको कमर्शियल प्रोडक्शन कहते हैं। तो हमने ये नॉर्मल प्रोडक्शन शुरू कर दी 1 मई से। अच्छा, जिस दौर में ये प्लांट इंस्टॉल हो रहा था, यानी कितने अरसे में? 3 महीने, उस दौरान हमारे जो जनरल ओवरहेड्स थे वो नॉर्मल जितने होते थे, उस महीने को 1 मिलियन ज्यादा हो गए। जैसे कभी को घर में दावत वगैरह है ना, चल रहा है फंक्शन, शादी वगैरह, उस दौर में मेहमान ज्यादा आ रहे हैं। अब महीने का जब बिल आएगा तो देखेंगे जी अच्छा ये नॉर्मल महीने के बिल से इस महीने में ज्यादा बिल आया, तो वो जो ज्यादा आया है ये वो 1 मिलियन है कि 1 मिलियन से ज्यादा खर्चा आया। क्या करना चाहिए इसका? इसको 2 तरह से हैंडल कर सकते हैं। एक तो ये कि चूंकि जनरल ओवरहेड्स हैं तो ज्यादा हुआ है, तो क्या हुआ है तो जनरल ओवरहेड ना, ये कह के इग्नोर भी कर सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि चूंकि इसको रिलेट किया है कि प्लांट इंस्टॉलेशन जब हो रही थी उन दिनों में ये बिल ज्यादा आया है, तो क्या पता उससे रिलेटेड ही हो, क्या पता उससे रिलेटेड ही वहां के मजदूरों को कुछ खाने पीने का सारा बंदोबस्त किया जाता हो, शायद उस वजह से ज्यादा आया हो। दोनों बातें ठीक है। नोट लिखेंगे हम जो इन दोनों में से करना चाह रहे होंगे। चूंकि एम्बिग्विटी है ना, तो स्टूडेंट जो चाहे करे नोट लिख दे, और उसकी नोट में दम होगा तो फिर बिल्कुल सही माना जाएगा। तो इसको शामिल कर लेना भी सही है, इग्नोर कर देना भी सही है। जो सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है उसमें मैंने शामिल किया हुआ है नोट देके, तो एक और वैरायटी हो जाएगी, यहां पर शामिल नहीं करते और नीचे नोट दे देते हैं कि चूंकि जनरल ओवरहेड्स हैं इसलिए हम इनको शामिल नहीं कर रहे हैं। जी वो एक ही है ना, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल ओवरहेड्स। यही तो बता रहा हूं ना कि ये पता नहीं है कि ये क्या है और ऐसा क्यों हुआ कि इंस्टॉलेशन के दौरान ये बढ़ गए, क्या पता उससे रिलेटेड होते। इस एम्बिग्विटी की वजह से दोनों बातें ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि चूंकि उसी के दौरान हुआ है तो शायद ये उससे कोई रिलेटेड चीज ही है, अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, शायद उनमें से कोई है तो ऐड कर देंगे। लेकिन अगर हम लिखते हैं कि इसकी डिटेल नहीं पता लेकिन चूंकि है ही जनरल ओवरहेड तो इसलिए ये दोनों बातें सही मानी जाएंगी। क्या जी? नहीं, यकम मई में नहीं है, ड्यूरिंग द पीरियड है। यकम मई वाला सेंटेंस खत्म हो गया। कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस्ड ऑन 1 मई 2012, फुल स्टॉप, वो खत्म हो गई बात। अगला सेंटेंस है कि ड्यूरिंग द पीरियड इन विच द प्लांट वाज इंस्टॉल्ड, वो जो 3 महीने है ना, वो उसकी बात दोबारा शुरू हो गई है। तो इसमें दोनों में से जो मर्जी तरीका करेंगे वो सही होगा, बस नोट देना जरूरी है। पॉइंट नंबर 5 ये समझ लें, बिल्डिंग नहीं, प्लांट की इंस्टॉलेशन के लिए जो टेक्नीशियंस, जो जरूरी लोग हायर होंगे वो इसी काम के लिए ही हायर होंगे, तो उनको जो भी वेजेस, दिहाड़ियां, तनख्वाह, फीस देंगे वो सब प्लांट की कॉस्ट में आएगी, बिल्कुल आएंगे। लेकिन अगर कोई हमारे एग्जिस्टिंग लोग हैं, एग्जिस्टिंग, और उनको कहा है कि भाई तुम फैक्ट्री के बाकी काम भी किया करो और ये जो प्लांट साथ इंस्टॉल हो रहा है ये भी आके देखते रहा करो, या चलो 10 मिनट के लिए वो छोड़ के इधर आ जाओ, तो इन एग्जिस्टिंग लोगों के लिए क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए डिपेंड करता है। ये स्टूडेंट से मतलब एक्स्ट्रा बात है, एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। डिपेंड करता है कि वो जो काम यहां कर रहे हैं उसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे बाकायदा उनकी टाइम शीट्स बनती हैं, उनको टाइम का हिसाब देना होता है कि इतने घंटे हमने फलाने डिपार्टमेंट में काम किया था, इतने घंटे फलाने डिपार्टमेंट में काम किया था, ये होती हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे। अगर तो इतना डिटेल रिकॉर्ड होता है और उसका हिसाब किताब अकॉर्डिंगली होता है कि उनके खर्चे भी फिर उसी डिपार्टमेंट को जाके चार्ज किए जाते हैं। अगर इस तरह से सारा रिकॉर्ड हो और उस फैक्ट्री मैनेजर के टोटल टाइम में से 30%
वो फोकस्ड प्लांट इंस्टॉलेशन में इन्वॉल्व था तो फिर प्लांट की कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर चलते फिरते जहां 50 काम देख रहा था ये भी देख रहा था, फिर नहीं ऐड होगा। तो चूंकि इसमें इतनी डिटेल बता दी गई है कि इस 3 महीने के दौरान अपने टोटल टाइम का 30% वो इस प्लांट की इंस्टॉलेशन में सुपरवाइज कर रहा था, तो उसकी सैलरी का 30% इंस्टॉलेशन में ऐड किया जा सकता है। ये इस 30% से आइडिया हुआ कि अगर इतनी डिटेल कैलकुलेशन मौजूद है तो फिर ठीक है, वरना अगर वैसे लिखा होता ना कि सैलरी है मैनेजर की 2.5 लाख और फैक्ट्री मैनेजर ने इंस्टॉलेशन के दौरान इस प्लांट की सुपरविजन भी की है, फिर हम ऐड ना करते। ये बात समझ आई कि नहीं? तो इस 30% की वजह से हम इसको ऐड कर लेते हैं, मैनेजर की सैलरी $2.5 है पर मंथ, इनटू कितने महीने? 12 नहीं 3। ये 3 महीने कहां से आ गए? पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ था कि 3 महीने लगे हैं इस काम में। क्या जी? ऐसी बंद करना, मैं तो वो भी चलाना चाह रहा था यार। ये देखना जरा, ये ऊपर होती है ग्रिल इसकी, बिल्कुल ऊपर। हाँ रुक जाएगी, ठीक। ये टूं टूं की बात कहाँ से आनी शुरू हुई है यार? ये काम ना किया करें। आप लोग मोबाइल से कर देते हैं लेकिन इनकी सेटिंग्स चेंज हो जाती हैं, फिर वो उनको टेक्नीशियन को मसला पड़ जाता है। मोबाइल से ना किया करें। क्या करना, क्या कम करना है, बढ़ाना है, क्या करना है, क्या करना है? सर वो कोई मसला नहीं है, अगर मोबाइल से दे रहे हो तो मसला नहीं है। यार बात ये है कि जब आप इस काम के लिए अथोराइज नहीं है, सर वो सब मैं भी तो क्लास में कहते हैं कि बंद कर दो, फिर वो बोर्ड नंबर 10 मिनट। चलो यार ये उनका जाती अमल है, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। अगर आप बाइक है आपके पास है, कोई साइकिल, कोई रिक्शा, कोई सवारी करते है, गाड़ी है, अगर आपकी गाड़ी है, आपने उसको पार्क किया हुआ है और कोई आके आए भी उसका शीशा अंदर मुड़ जाए और आप कहें कि भाई ऑटोमेटिक शीशे थे, वो कहे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बेशक वो कह रहे हैं सही कि कुछ नहीं होता, लेकिन होता है ना कुछ। तो जब टेक्नीशियन लोगों के जिम्मे है तो फिर पॉइंट नंबर 6। अच्छा पॉइंट नंबर 5 में किसी ने नहीं पूछना कुछ, क्योंकि एक सवाल इस पे अक्सर होता है जो अभी तक आया नहीं है। मैं या तो आप लोग सोए हुए हैं या जी हाँ जी, वो कोई मसला नहीं है। मतलब ये नहीं कि 30 से कम होता तो ना करते, नहीं फिर भी करते हैं। क्यों ना करें बेटा, पॉइंट 5 पे हैं हम। हाँ तो सही है जी। ट्रेनिंग कहाँ से आ गई? किधर है, कहाँ जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग किधर है? हम पॉइंट 5 पे हैं। हाँ जी सैलरी बिल्कुल, वो तो हमने कर दिया ना। मैं कह रहा हूँ कि किसी को एतराज है तो इस पे पूछें जी। उसने कहा है ना कि इन सुपरवाइजिंग दी इंस्टॉलेशन। अब इंस्टॉलेशन जितनी देर भी चली है उसने सुपरवाइज किया है, तो इंस्टॉलेशन 3 महीने चली है, पॉइंट 3 में लिखा हुआ है। हाँ जी, किसी को एतराज नहीं? हाँ नहीं, आपका पॉइंट ये है कि उसको तनख्वाह वैसे भी देनी थी। अच्छा आपको ये लग रहा है कि हम उसको 30% एक्स्ट्रा दे रहे हैं? ये तो नहीं लग रहा, दे टोटल ही रहे हैं उसको, 30% एक्स्ट्रा नहीं दे रहे। आप ये कह रहे हैं कि उसको सैलरी वैसे भी देनी थी, तो प्लांट की कॉस्ट में क्यों है? ये सवाल है। आप भी ये कह रहे थे? कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ जी और क्या? हाँ नहीं तो उसने सुपरवाइज ही करना था ना, और क्या वो करता? सुपरवाइज 30% आप तब भी सुपरवाइज किए, 30% है तब भी सुपरवाइज किए, तो फिर क्यों ऐड करें? अच्छा मैं सवाल जो पूछे हैं यहाँ पर मैं वो दोहरा देता हूँ ऑनलाइन वालों के लिए, और अगर आप में यहाँ बैठे हुए लोग ना भी पूछते फिर भी मैं सवाल दोहरा देता, क्योंकि ये हर दफ़ा में सवाल होता है।
सवाल ये है कि इस मैनेजर को तो सैलरी वैसे भी हर महीने देते ही हैं, तो उसने फिर ये प्लांट की सुपरविजन करके कौन सा एहसान कर दिया? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, अपने टाइम में से 30% काम लगाया उसने यहाँ, ये कोई बोनस नहीं दिया है उसको। हाँ हाँ जी, देखें एक एतराज ये होता है जो मैंने भी बताया है, दोबारा दोहरा देता हूँ, बीच में सवाल आ गए थे तो वो जुमला इधर उधर हो गया। इस मैनेजर को तो सैलरी हर महीने वैसे भी देते हैं, तो इस प्लांट लगाने से उसको एक्स्ट्रा तो कुछ मिल नहीं रहा, ये तो वैसे भी उसको सैलरी देनी थी। तो हमने ना यहाँ पर प्लांट में सिर्फ वो खर्चे नहीं लाने कि जो प्लांट बनेगा तो होंगे, प्लांट नहीं बनता तो नहीं होंगे, सिर्फ वो नहीं लाने, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्च जो इसको किसी ना किसी रीजनेबल बेसिस पे एलोकेट हो सकते हैं। इसका जवाब देने से पहले मैं एक सवाल पूछता हूँ। कल लिस्ट पढ़ा रहा था तो उस लिस्ट में एक पॉइंट लिखा था कि अगर प्लांट या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में हमारा ही अपना कोई एसेट इस्तेमाल हो तो उसकी डेप्रिसिएशन प्लांट डेप्रिसिएशन की कॉस्ट में ऐड होगी। तो अगर ये बिल्डिंग ना भी बन रही होती तो उसने क्या डेप्रिशिएट नहीं होना था? फिर भी होना था। मैंने तो बल्कि मिसाल भी लिखी थी कि हर साल 240 मिलियन डेप्रिशिएट होता है, तो वो तो वैसे भी हर साल डेप्रिशिएट हो रहा था, तो फिर क्यों बिल्डिंग की कॉस्ट में 7 महीने ऐड किए थे? बिल्डिंग ना भी बनती तो भी हर साल डेप्रिशिएट नहीं हो रहा था, तो इस साल भी हो जाएगा। तो ये नहीं है क्राइटेरिया कि वैसे भी तो तनख्वाह देनी थी। बात यह है कि वही सैलरी मैनेजर, वही मैनेजर जिसकी सैलरी महीने की 2.5 लाख है, अगर उसी बंदे से हम किसी 1-2 महीने के लिए उसको फैक्ट्री से हटाएं और उसको कहें कि तुम बहुत काबिल आदमी हो, तो तुम ऐसा करो हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में आ जाओ कुछ अर्से के लिए, यहां पर कुछ सिस्टम्स अच्छे करवा दो, लोगों को काम सिखा जाओ क्योंकि तुम हमारे काबिल भरोसा बंदे हो। अब वो उन 2-3 महीने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट में चला गया, तो उसकी सैलरी फैक्ट्री के खर्चों में काउंट होगी या सेल्स डिपार्टमेंट के खर्चों में? है तो वो फैक्ट्री मैनेजर, लेकिन जो उसको सैलरी दे रहे हैं उस वक्त उससे सर्विस क्या ले रहे हैं, तो फिर उसकी सैलरी सेल्स डिपार्टमेंट को चार्ज होगी मतलब वो सेलिंग एक्सपेंसेस में काउंट होगा। इसी तरह से जो हमारे एम्प्लॉई, अच्छा आपने इंट्रो में मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं पढ़ा, अच्छा चलें, वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है आपके स्कोप में, लेकिन समझदार बच्चे बात समझ ही जाएंगे। जो गुड्स बिजनेस मैन्युफैक्चर कर रहा होता है, वो गुड्स इस बिजनेस को क्या कॉस्ट कर रही होती हैं? उस गुड्स बनाने में जो जो खर्चे आ रहे होते हैं वो सारे फैक्ट्री के खर्चे होते हैं ना, यानी फैक्ट्री के सारे खर्चे वो गुड्स बनाने की कॉस्ट होते हैं। तो अगर कोई एम्प्लॉई फैक्ट्री में मुलाजिम है तो उसकी सैलरी उन गुड्स बनाने का खर्चा हो गया, और अगर कोई वही बंदा उससे पहले सेल ऑफिस में मुलाजिम हुआ करता था तो अब उसकी सैलरी सेलिंग एक्सपेंस हो गई। तो मैनेजर हमारा एक रिसोर्स है, उसको हम जब फैक्ट्री में इस्तेमाल कर रहे थे तो उसकी सैलरी वहां चार्ज हो रही थी, जब वो रिसोर्स बिल्डिंग की इंस्टॉलेशन की सुपरविजन में इस्तेमाल हो रहा है तो सैलरी यहां चार्ज हो रही है। इट्स अबाउट चार्जिंग सैलरी, कि सैलरी चार्ज कहां करनी है। मसला अगर सिर्फ यही होता कि तनख्वाह तो उसको वैसे भी देनी थी, तो भाई डेप्रिसिएशन भी तो साल की 240 चार्ज होनी थी ना, तो फिर क्यों 7 महीने की यहां चार्ज कर रहे थे? तो बात यह होती है कि हमारा रिसोर्स उस वक्त कहां इस्तेमाल हो रहा है, जहां इस्तेमाल हो रहा है उसके रिसोर्स का खर्चा फिर उस जगह को चार्ज होगा। तो इसलिए प्लांट की सुपरविजन में 3 महीने 30% डेडिकेटेड ये वहां रहा, तो इस रिसोर्स का फिर उस पीरियड का खर्चा प्लांट की कॉस्ट में आएगा। ये रीजन है कि इसको शामिल करना है जी। नहीं, अब नहीं जाएगी ना। कल जब मैंने डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट समझाया था वो आया था समझ के नहीं? तो क्या 240 मिलियन हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी बनाएंगे और उसमें से 7 महीने बिल्डिंग की कॉस्ट में भी ऐड करेंगे? नहीं, उस 240 में से 140 हम बिल्डिंग में ले गए थे, तो बाकी 100 है जो इनकम स्टेटमेंट में लेके गए थे। तो फिर इसी तरह से इस बंदे की 70% सैलरी फिर एक्सपेंस में जारी होगी, 30% यहां आएगी। 0.5 डन। 0.6 ट्रेनिंग पे खर्चा है, नहीं करेंगे शामिल। बस ये हो गया टोटल 290 1.90 है, ठीक है 290, ये होगी कॉस्ट। और अगर कर लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, डेप्रिसिएशन जब पढ़ लेंगे तब कर लेंगे, अगर आती है तो कर लें। कितनी? 290.225 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 8 के 10 11,
कब से गिन रहे हैं? मई। ठीक है, चले जिनको डेप्शन नहीं समझ आई कोई बात नहीं, इग्नोर, हमने डेप्शन पढ़नी है। ठीक है जी, ये हो गई इसकी कॉस्ट। अच्छा, प्लांट की मैंने मेजरमेंट में आपको इनिशियल मेजरमेंट बताई थी, उसमें मैंने कॉस्ट कही थी, कॉस्ट को काफ़ी डिटेल से पढ़ाया और इसका एक मुनासिब सा सवाल भी हो गया। आगे भी आएंगे कुछ, लेकिन ये काफ़ी। कॉस्ट हेडिंग क्लोज। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में क्या था, कॉस्ट मॉडल में क्या था? चले एसेट को रिकॉर्ड कर लिया, अब सब्सिक्वेंटली क्या होगा इसके साथ? अब ये डेप्रिशिएट होगा। तो अब हम पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन। जी जी, अभी पढ़ेंगे, क्यों है? मैसेज में लिखा है अभी के भी उठ जाए? नहीं ना, तो फिर ये क्लास तो पूरा करें ना। डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन मैंने बताया था कि डेप्रिशिएबल अमाउंट का एक साल में चार्ज होने वाला हिस्सा है। तो डेप्रिसिएशन एक साल से रिलेटेड चीज है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जिस साल से रिलेटेड है, ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। यानी डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है दो चीजों पे। एक डिपेंड करती है कि हम डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, और एक ये डिपेंड करता है, जो कि हमेशा नहीं होगा, कभी कभी होगा, कि हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज करने की पॉलिसी क्या है। ये दो चीजें पढ़ानी है आपको। डेप्रिसिएशन की एक दफा अंग्रेजी लिखवाई थी। डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक एलोकेशन है, यानी एलोकेशन बांटना है सिस्टमैटिक किसी तरीके से, तो वो तरीके हमने पढ़ने। डेप्रिसिएशन मेथड्स देखते हैं। डेप्रिसिएशन मेथड्स, डेप्रिसिएशन मेथड्स देखते हैं। एक तरीका है और सबसे मशहूर तरीका यही है, स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, मैं डेप्रिसिएशन मेथड के फार्मूले लिखा करूंगा, याद भी करने आपने, लेकिन मेरा फोकस उसको ना समझाने, इसको डराइव करने पे भी होगा, क्योंकि अगर आप इन फार्मूलों का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो फिर हमने 3-4 दफा जाके इनको फिगर्स बदलनी होती हैं। रिवैल्यूएशन मॉडल एक चीज पढ़ेंगे, वहां पर हम डेप्रिसिएशन की फिगर्स चेंज कर रहे होंगे। एस्टीमेट चेंज पढ़ना है, वहां चेंज करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक चीज है, वहां चेंज कर रहे होंगे। इम्पेयरमेंट एक चीज है, वहां चेंज कर रहे होंगे। तो अगर आप इन फार्मूलों का कॉन्सेप्ट समझ पाएं तो फिर जहां जहां इसके इनपुट बदलने होते हैं फिर आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी। इसलिए फार्मूला जरूर याद करें, लेकिन मैं समझाऊंगा भी। एक एसेट की कॉस्ट है 500 और यूजफुल लाइफ के बाद 100 का तो ये हम फिर भी बेच लेंगे। तो इस 500 के एसेट से एंड ऑफ लाइफ पे भी 100 तो हमें मिल ही सकता होगा, तो हम कितना इसका खा पी जाएंगे? 400। अब इस 400 को फैलाना है यूजफुल लाइफ पे। क्या करें कि हर साल बराबर हो जाए? कैसे? 100 4 पे डिवाइड कर दें। अगर एक के बराबर बराबर हिस्से करने हैं तो 4 से डिवाइड कर दें, ये बन गया फार्मूला। 500 क्या है कॉस्ट, 400 कैसे निकला? इसमें से 100 माइनस किया, 400 आ गया। फिर इसके 4 बराबर हिस्से कर दिए, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। और जो आंसर निकलेगा वो 1 साल की डेप्रिसिएशन और हर साल वही रहेगी, तो उसको मैं कह देता हूं एनुअल डेप्रिसिएशन, क्योंकि हर साल यही होगी। बेटा वो रिकॉर्डिंग के लिए जरूरी है। तो क्या नहीं पढ़ा जा रहा, मैं बता देता हूँ। नहीं वो तो ठीक है, अब लिख देना, मैं आपको वर्ड पढ़ देता हूँ ना। मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड लिखा हुआ है, फिर ऐसे 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 किया हुआ है। एनुअल डेप्रिसिएशन, अच्छा एनुअल डेप्रिसिएशन है जी। क्या हो गया?
एनुअल और ऐसा भी हो सकता है कि एक परसेंटेज की शक्ल में इसका रेट अवेलेबल हो, स्ट्रेट लाइन मेथड, और कुछ इस तरह से हो कि एक रेट है और वो कॉस्ट की परसेंटेज के तौर पे कि 20% ऑफ कॉस्ट, 20% ऑन कॉस्ट। इस सूरत में एनुअल डेप्रिसिएशन हो जाएगी कॉस्ट के ऊपर, ये परसेंटेज लगा देंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि डेप्रिसिएशन एक परसेंटेज की शक्ल में दिया हो और उसको कॉस्ट पे लगाना हो, तो कॉस्ट पे लगा देंगे। कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो डेप्शन आती जाएगी। जी, अगर वो है ही परसेंटेज ऑन कॉस्ट तो फिर वो परसेंटेज ऑन कॉस्ट ही है, वो रेट निकाला ही ऐसा गया था कि वो कॉस्ट का परसेंटेज है? नहीं, आप इसमें कह रहे हैं कि आरवी क्यों नहीं माइनस की, ये पूछ रहे हैं? आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत ये पड़ रही है कि आरवी क्यों माइनस नहीं की, ये पूछ रहे हो? हैं? वो भी और ये भी क्या? ये लिखा है यार जो लिखा है वो तो जो लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन अगर एक परसेंटेज ऑन कॉस्ट है, कि अगर कॉस्ट की एक परसेंटेज क्या दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन 20% ऑन कॉस्ट है, तो वो तो इसकी ट्रांसलेशन है। डेप्शन निकालनी कैसे? ऐसे निकालनी। अब मैंने पूछा ये है कि आप ये चाह रहे हैं कि कॉस्ट माइनस आरवी क्यों नहीं की, ये पूछा। हाँ जी बता रहा हूँ। तो डेप्रिसिएशन के फार्मूले में अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो फार्मूला तो यही, लेकिन हो सकता है कि एक परसेंटेज ऑन कॉस्ट, यानी परसेंटेज के साथ है कि ये 20% ऑफ कॉस्ट है, अब उसको लिंक ही कॉस्ट के साथ किया है, तो फिर मल्टीप्लाई भी किससे करना है? कॉस्ट से करना है। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन का जो रेट है उसको कहीं कॉस्ट से कोई जबरदस्ती लिंक नहीं किया है, अगर कॉस्ट के साथ जबरदस्ती लिंक नहीं किया, इसी के नीचे आगे लिख रहा हूं, बस डेप्रिसिएशन रेट 20% है, बस कॉस्ट के साथ नहीं जोड़ा हुआ इसको, तो हाँ फिर ये ऐसे ही होगा कि एनुअल डेप्रिसिएशन होगी कॉस्ट माइनस आरबी इनटू डेप्रिसिएशन रेट, फिर जरूर आरबी माइनस होगी। क्या जी? ये नॉट कौन मिटा गया यार? ये अगर परसेंटेज है ना बस कि स्ट्रेट लाइन मेथड है और डेप्रिसिएशन है 20% है, तो फिर उस पे लगेगा। लेकिन अगर इसको और स्पेसिफाई कर दिया कि 10% ऑफ कॉस्ट, तो फिर जब कह रहे हैं 10% ऑफ कॉस्ट तो फिर 10% ऑफ कॉस्ट है जी। बस हाँ, ये फार्मूला इतना का बस। अच्छा, अब स्ट्रेट लाइन मेथड ही में, स्ट्रेट लाइन मेथड में और खास तौर पे इसी के साथ, इसलिए मैं इसी के नीचे लिख रहा हूं, एक फार्मूला लिख रहा हूं, ये काम आ जाएगा जहां कभी हमें कुछ मिसिंग फिगर फाइंड करनी पड़ गई या कोई और शॉर्टकट लगाने पड़ गए, एक रिलेशनशिप काम आ जाएगा। वो रिलेशनशिप ये है कि ये वाला जो फार्मूला लिखा है मैंने, ये और ये जो यहां लिखा हुआ है, ये भी मैंने डेप्रिसिएशन का फार्मूला लिखा है, ये भी मैंने फार्मूला लिखा है, तो ये दोनों फिर एक ही बात हुई ना। तो अगर इन दो शक्लों को इक्वेट कर लें तो कट कटा के पीछे क्या बच जाएगा? मैं कह रहा हूं कि इस चीज को इस चीज से इक्वेट कर लिया, दिस इज इक्वल टू दिस, तो पीछे कट कटा के चीज ये बच जाएगी कि डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू 1 ओवर यूजफुल लाइफ। ये सवालों में बाज़ औक़ात काम आ जाता होता है। अगर एक एसेट का डेप्रिसिएशन रेट 10% है तो उसका मतलब वो कितने अरसे जिंदा रहने वाला है? 10 साल। अच्छा,
सर अगर किसी का 20% है तो 20 साल नहीं, अगर लाइफ 20 साल है तो 1/20 मतलब 5% रेट। डेप्रिसिएशन रेट और यूजफुल लाइफ में ये रिलेशन याद रखिएगा, ये सवालों में काम आ सकता है। चलें, स्ट्रेट लाइन मेथड यही है और अब पढ़ते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अगली क्लास में इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।